उस रात जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने डिनर सर्व किया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पत्नी वहीं पर बैठ गई और चुपचाप खाना खाती रही। उसकी आंखों में एक अजीब सा पेन नजर आया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे कहूँ, पर मुझे उसे बताना भी जरूरी था कि मैं क्या सोच रहा हूँ। आई वॉन्ट डिवोर्स, मैंने धीरे से कहा। वो मेरी बातों से नाराज नहीं दिख रही थी। उसने मुझसे धीरे से पूछा, क्यों? मुझे अचानक किए हुए उसके सवाल का जवाब समझ नहीं आ रहा था, तो मैं इग्नोर कर गया और इससे वो नाराज हो गई। वो मुझ पर चिल्लाई, तुम इंसान नहीं हो। उस रात हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। वो रोई जा रही थी। मुझे रियलाइज हो रहा था कि वो जानना चाहती है कि उनकी शादी को ये क्या हुआ, लेकिन मेरे पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैं जेन के हाथों अपना दिल हार बैठा था। मैं अब उससे प्यार नहीं करता था। मुझे उस पर दया आ गई। मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा था, फिर भी भारी मन से एक डिवोर्स एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया, जिसके अकॉर्डिंग वो हमारे घर, हमारी कार और मेरी कंपनी के 30% हिस्से की हकदार होगी। उसने इस एग्रीमेंट पर एक निगाह डाली और फिर इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो औरत जिसने मेरे साथ लाइफ के 10 साल स्पेंड किए थे, आज मेरे लिए स्ट्रेंजर बन गई थी। मुझे बहुत दुख महसूस हो रहा था कि उसने अपना टाइम, अपनी एनर्जी, एफर्ट्स मेरे ऊपर वेस्ट किए थे, लेकिन मैं अपने वर्ड्स को वापस नहीं ले सकता था, क्योंकि मैं अपने दिल के हाथों मजबूर था। मैं अब जेन से बहुत प्यार करने लगा था। फाइनली वो मेरे सामने फूट फूट कर रो पड़ी। उसके अंदर बहुत दर्द था जो आंसुओं के साथ बाहर निकल रहा था, और ये मैं अच्छी तरह महसूस कर रहा था। मुझे लगा शायद रो लेने के बाद वो हल्का महसूस करेगी, और मैं भी आज बहुत रिलीव्ड फील कर रहा था। डिवोर्स का आइडिया जो हफ्तों से मेरे दिमाग में उलझने पैदा कर रहा था, अब उसे एक दिशा मिल गई थी। अब वो जेन के साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए सोच सकता था। अगले दिन मैं घर बहुत लेट आया और मैंने देखा कि वो टेबल पर कुछ लिख रही थी। मैंने खाना नहीं खाया था, लेकिन फिर भी मैं तेजी से रूम में चला गया और जल्दी ही सो गया, क्योंकि मैं काफी टाइम से जेन के साथ था और अब मैं थक गया था। रात में जब मेरी अचानक आंख खुली तो मैंने देखा कि वो अभी भी टेबल पर थी। अभी भी वो कुछ लिख रही थी, लेकिन मैंने इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि मेरा सारा अटेंशन अब जेन की तरफ था। मैं करवट बदलकर फिर से सो गया। सुबह उसने मेरे सामने तलाक की कुछ कंडीशंस रखी। उसने बताया कि उसे तलाक के बदले मुझसे कुछ नहीं चाहिए। वो बस तलाक से पहले 1 महीना मेरा साथ चाहती थी, एक नॉर्मल टाइम जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मनमुटाव नहीं होगा। इस कंडीशन के पीछे उसका रीजन बिल्कुल क्लियर था। उसने बताया कि उनके बेटे के एग्जाम्स नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट होने वाले हैं, और वो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा हमारे डिवोर्स की वजह से किसी मेंटल प्रेशर से गुजरे। मुझे उसकी इस शर्त से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और इसलिए मैंने हाँ भी कर दी। बट इसके अलावा वो कुछ और भी चाहती थी। उसने मुझसे वो पल याद करने के लिए कहा जब वो शादी के बाद पहले दिन इस घर में आई थी और वो उसे हाथ पकड़कर हमारे ब्राइडल रूम में लेकर गया था। उसने रिक्वेस्ट की कि पूरे मंथ के दौरान वो मेरे साथ एक न्यूली मैरिड कपल की तरह पेश आए। मुझे उसकी ये विश बहुत अजीब सी लगी और मैं आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन मेरे साथ उसका ये आखिरी मंथ होगा और मैं बुरी यादों के साथ उससे अलग नहीं होना चाहता था, इसलिए मैंने उसकी ये ऑड लगने वाली रिक्वेस्ट भी मान ली। अगले दिन मैंने जेन को अपनी पत्नी की डिवोर्स वाली शर्तों के बारे में बताया तो वो जोरों से हंस पड़ी। शायद मन ही मन सोच रही होगी कि कैसी एबनॉर्मल सी शर्तें रखी हैं उसकी बीवी ने। फिर कहने लगी, तुम्हारी पत्नी को जितनी चालें चलनी है चलने दो, तलाक तो उसे हर हालत में देना ही होगा।
अब क्योंकि जब से मैंने डिवोर्स की बात छेड़ी थी, हमारा आपस में कोई कांटेक्ट नहीं था। तो जब मैं पहले दिन उसे पकड़कर रूम में लेके गया तो हम दोनों को बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा था। हमारा बेटा हमें इस तरह हाथ में हाथ लिए जाते देख क्लैपिंग कर रहा था। कहने लगा, मम्मा पापा आप दोनों इस तरह कितने क्यूट लग रहे हो। मॉर्निंग में जब मैं उसे लेकर बाहर आया तो उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, शायद बहुत कुछ महसूस करना चाह रही थी। वो धीरे से बोली, प्लीज हमारे बेटे को हमारे डिवोर्स के बारे में मत बताना, पता नहीं उस पर क्या गुजरेगी। मैंने हाँ में सिर हिला दिया, पर मैं अंदर से बहुत अपसेट फील कर रहा था। मैंने उसे नीचे उतारा। इसके बाद वो बाहर जाकर ऑफिस जाने के लिए बस का इंतजार करने लगी और मैं कार में बैठकर ऑफिस चला गया। सेकेंड डे हमें ये सब एक्ट करते हुए थोड़ा इजी लग रहा था। अब मैं उसकी क्लोजनेस को बहुत अच्छे से महसूस कर रहा था। मैंने रियलाइज किया कि मैंने उसे बहुत लंबे समय से इतने ध्यान से नहीं देखा था। मैंने रियलाइज किया कि अब वो पहले जैसी यंग नहीं लग रही थी। उसके फेस पर रिंकल्स अब साफ दिख रही थी, उसके बाल भी सफेद हो रहे थे। डेफिनेटली उस पर ये इम्पैक्ट हमारी मैरिज नहीं डाला था। एक मिनट के लिए तो मैं शॉक्ड हो गया कि मैंने उसको क्या से क्या बना दिया। फोर्थ डे जब मैंने उसे उठाया तो मुझे उसके साथ एक क्लोजनेस की फीलिंग आई। मैं आश्चर्यचकित था कि ये वही औरत है जिसने अपनी लाइफ के 10 साल मुझे दे दिए। फिफ्थ और सिक्स डे मुझे महसूस हो रहा था कि हमारी इंटीमेसी बढ़ती जा रही है। हालांकि मैंने जेन को ये सब नहीं बताया। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे मुझे उसे बाहों में उठाना इजियर लगने लगा था। शायद ये रोज का नियम हो गया था इसलिए। एक दिन मॉर्निंग में वो पहनने के लिए ड्रेस चूज कर रही थी। उसने कुछ ड्रेसेस ट्राई की लेकिन उसे कोई ड्रेस फिट ही नहीं आ रही थी। उसने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, मेरी सारी ड्रेसेस लूज हो गई हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या पहनूं। अब अचानक मुझे रियलाइज हुआ, ओह तो ये रीजन था कि मैं उसे इजीली उठा पा रहा था। मैंने महसूस किया कि वो कुछ वीक हो गई थी। मुझे ये बात बहुत अंदर तक हिट हुई। उसने अपने दिल में कितना दर्द छुपा रखा होगा कि आज उसका ये हाल हो गया है। तभी हमारा बेटा रूम के अंदर आया और कहने लगा, पापा मम्मा को बाहर ले जाने का टाइम हो गया है। उसके लिए अपने पापा को मम्मा को पकड़कर बाहर ले जाते देखना शायद बहुत सुकून देता था। मेरी वाइफ ने बेटे को इशारे से अपने पास बुलाया और कस के हग कर लिया। मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया क्योंकि मैं डर गया था कि कहीं इस लास्ट मिनट में मैं अपना माइंड न चेंज कर लूं। इसके बाद मैं उसे गोद में उठाकर हॉल में लेकर आया। मैंने उसे टाइटली पकड़ रखा था जैसे अपने वेडिंग डे वाले दिन किया था, लेकिन उसका दिन पर दिन कम होता हुआ वेट महसूस करके मैं और दुखी हो गया। मंथ के आखिरी दिन जब मैंने उसे बाहों में उठाया तो मुझसे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था। हमारा बेटा स्कूल जा चुका था। मैंने उसे कस के पकड़ा और बोला, मुझे पता ही नहीं चला कि हम कब और कैसे इतनी दूर हो गए। मैंने मन ही मन एक डिसीजन ले लिया था। मैं जल्दी से कार में बैठा और ड्राइव करके जेन के पास पहुंच गया। जेन ने डोर खोला तो मैंने उसे बोला, जेन आई एम सॉरी, अब मैं अपनी वाइफ से डिवोर्स नहीं लूंगा। उसने मेरी तरफ हैरानी से देखा और फिर मेरे माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने उसका हाथ अपने माथे से हटाया और बोला, सॉरी जेन, मैं अब डिवोर्स नहीं ले सकता। मैं अपनी मैरिज लाइफ से बोर हो गया था और वो इसलिए कि शायद हम दोनों ने ही एक दूसरे की कद्र नहीं की, इसलिए नहीं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि क्योंकि मैं उसको शादी करके अपने घर लेके आया था तो मैं उसका साथ तब तक निभाऊंगा जब तक मौत हम दोनों को अलग नहीं कर देती। जेन ये सब सुनकर जैसे नींद से जागी थी। उसने मुझे जोर से एक थप्पड़ मारा और कस के दरवाजा बंद कर लिया और रो पड़ी। मैं घर वापस जाने के लिए मुड़ गया। रास्ते में एक फ्लोरल शॉप से मैंने वाइफ के लिए एक सुंदर सा बुके लिया। सेल्स गर्ल ने पूछा, कार्ड पर क्या लिखूं?
तो मैंने मुस्कुराकर कहा, लिखो, मैं तुम्हें तब तक चाहूंगा जब तक मौत हमें अलग नहीं कर देती। उस शाम मैं हाथों में फ्लावर लिए एक स्माइल के साथ घर की ओर भागा, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो वो इस दुनिया को ही अलविदा कहकर जा चुकी थी। मेरी वाइफ महीनों से कैंसर के अगेंस्ट फाइट कर रही थी और मैं जेन के साथ इतना बिजी था कि मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उसे पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए वो तलाक नहीं लेना चाहती थी, ताकि लाइफ के आखिरी क्षणों में उसके बेटे पर इसका कोई निगेटिव असर ना पड़े। वो चाहती थी कि कम से कम अपने बेटे की नजरों में मैं एक प्यार करने वाला हस्बैंड बनकर रहूं।